कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण पद्माकर कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा पद्माकर के कवित्व। पद्माकर के जो चुनिंदा कवित्वों का जो संकलन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं पद्माकर। पहले हम उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपरांत हम पद्माकर के जो संकलित पद है, जो चुनिंदा पद है, प्रमुख पद है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं SL भैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो पाठ्यक्रम है रीतिकालीन काव्य, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, शामिल है। और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिस बिंदु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम कवि है, 7वां कवि है पद्माकर। तो पद्माकर का व्यक्तित्व, कृतित्व और साथ में उनके कवित्वों का, पदों का संकलन है। उन चुनिंदा पदों की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं पद्माकर का व्यक्तित्व और कृतित्व। पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके पिता श्री नागपुर, पन्ना, जयपुर नरेशों के दरबारों में रहे थे। जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की। ये बांदा के निवासी थे, बांदा जिला उत्तर प्रदेश के। इन्हीं के यहाँ सम्मत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ था। सम्मत 1810। पद्माकर का समय सम्मत 1810 से 1890 तक माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे थे। इन्होंने अपने विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए अनेक ग्रंथ रचे थे, जैसे गोसाई, अनूपगिरी, गोसाही, अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर, हिम्मत बहादुर ब्रदावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद। जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के उपरांत ये अपने अंतिम समय में विरक्त से हो कानपुर में आकर गंगा तट पर रहने लगे थे। कानपुर के समीप गंगा तट पर ये रहने लगे थे और यहीं उन्होंने अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार, वीर रस के प्रेरणाता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता, अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार मानी जाती है। इनकी जो चुनिंदा है, प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। हिम्मत बहादुर ब्रदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आलीजा प्रकाश और जयसिंह ब्रदावली आदि प्रमुख
इनकी काव्य कृतियाँ हैं। उपर्युक्त ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर वृद्धावली और जयसिंह वृद्धावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन ग्रंथ है। इनमें अपने आश्रयदाताओं का इन्होंने वीरता पराक्रम का इसमें चित्रण किया है। हिम्मत बहादुर वृद्धावली में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। जगत विनोद में रस और न्याय का भेद, जगत विनोद में इन्होंने रस और न्याय का भेद का चित्रण किया है। और पद्माभरण में अलंकारों का परंपराबद्ध निरूपण किया गया है। आलीजा प्रकाश भी काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है इनका। अन्य ग्रंथ धर्म और भक्ति से संबंधित है। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा था। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। कौन से को? जगत विनोद को। इसमें काव्य शास्त्र निरूपण के साथ ही श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम अनुभूति में कलात्मक निरूपण हुआ है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभावों, हावों तथा अन्त्यज अलंकारों की इनकी योजना यह प्रमाणित कर देती है कि ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रससिद्ध कवि थे। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किनकी पद्माकर की इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। प्रत्यक्ष जो अनुभूति है उसमें मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसमें उन्होंने पद्माकर की जो काव्य प्रतिभा है उसका बहुत ही मनोहारी ये कथन है इनका। मतीराम के समान अनाडंबर भाव योजना और भाषा का सहज प्रवाह इनके काव्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है, हृदय स्पर्शी बना देता है। नायिका की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए उन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से प्रेम का उत्पन्न होना और प्रेमजन आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। होली का बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। तो होली का जो पद है वो मैं आपको चित्रित करता हूँ। फाग के भीर अभेरन ते गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। फाग के भीरे अभीरन ते गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अवीर की झोरी। छीन पतंबर कम्बर ते सुविदा दई मीण कपोलन रोरी। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। तो कहने का तात्पर्य इनके जो होली पर जो पद रचे गए हैं वो बहुत ही सुंदर है, मार्मिक है। होली का जो रंग होता है उसका बहुत ही अच्छा मनोहारी चित्रण इन्होंने अपने होली के पदों पर किया है। अन्य रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है, परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है
कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आ पाती। पद्माकर भाषा के अनुपम धनी कलाकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्भ से क्षुब्ध वहानी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के भी सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। स्वाभाविक ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि ने थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षण शब्दों के प्रयोग द्वारा खई खई ये मन की अव्यक्त भावना को भी ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आपसे आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। तो ये पद्माकर का संक्षिप्त में व्यक्तित्व और कर्तृत्व है। अब हम इनके जो चुनिंदा पद है, संकलन है, उससे हम प्रमुख पदों की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहला पद छात्राएं नोट कर लें, ये रीतिकालीन काव्य का अंतिम अध्याय है, अंतिम कवि है पद्माकर, और पद्माकर द्वारा जो विरचित प्रमुख पद है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो इनका पहला पद है, जाहिरे जागत सी जब न जब बूढ़े भये उमे वह वैनी, त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन को सुख देनी। उन्हें सुन लीजिए, जाहिर जागत सी जमुना जब बूढ़े बहे उम है वह बैनी, त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन को सुख देनी। पायन के रंग सो रंगी जाति सी, भांति ही भांति सरस्वती सैनी। पेरे जहाई जहाँ वे बाल तहाँ तहाँ ताल में होती त्रिवेणी। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर द्वारा विरचित संकलन शीर्षक से उद्धृत है, यानी पद्माकर के जो चुनिंदा पदों का एक संकलन है उससे ये पद उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ मान सकते हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर ने नायिका के सरोवर स्नान का अलंकृत सुंदर और स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ जो व्याख्या का तीसरा सोपान है उसको देखते हैं। कवि प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब यमुना नदी जागृत होकर पूरे वेग से प्रवाहित होती है, बहती है, तब उस सुंदर नायिका की बेणी उसमें बड़ी आकर्षक दिखाई देती है। तात्पर्य यह है कि यमुना का रंग श्याम या काला माना गया है और नायिका की बेणी भी
काली ही है, इसलिए यहाँ पर यमुना में स्नान करती हुई नायिका की बेणी को यमुना से उपमित किया गया है, उपमा दी गई है कि यमुना का रंग और बेणी का रंग श्याम वर्ण का है। पद्माकर कहते हैं कि यमुना नदी में तैरती हुई नायिका हीरे का हार धारण किए हुए है, हीरा या हीरो का हार पहन रखा है। जब वह तैरती है तो उसकी लहरें न केवल सुखद और आकर्षक प्रतीत होती है, अपितु नायिका भी गंगा की तरंगों की भांति तैरती हुई दिखाई देती है। नायिका के पैर अरुणिम लाल रंग के हैं, अतः जब वह जल में तैरती है तब ऐसा प्रतीत या ऐसी प्रतीत होती है जैसे सरस्वती नदी में प्रवाहित हो रही हो। अभिप्राय यह है कि नायिका की बेणी में यमुना, नायिका की बेणी में यमुना और हीरे के हार में गंगा और पैरों की अरुणिमा में सरस्वती की कल्पना की गई है। अपनी इस मौलिक और प्रभावी कल्पना के लिए पद्माकर ने एक ऐसी मौलिक भावना प्रस्तुत की है जो चित्रमयी होकर जल में तैरती हुई नायिका को प्रत्यक्ष कर देती है। अंत में पद्माकर ने कहा है कि वह नायिका जहाँ जहाँ तैरती है वहाँ वहाँ उस सरोवर में त्रिवेणी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाव यह है कि त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती का सम्मिश्रण है, संगम स्थल है, और नायिका की बेणी उसके आभूषण गंगा और उसके पैरों की अरुणिमा सरस्वती का आभास देती है। तो ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत पद्माकर की चित्र कल्पना बड़ी आकर्षक बन पड़ी है, और ठीक भी है। पद्माकर के कवित्वों और सवैयों में जो चित्रात्मक सौंदर्य है वह उनके समकालीन कवियों की कविताओं में प्राय कम ही देखने को मिलता है। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा के साथ साथ पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का सौंदर्य भी साकार हो उठा है। पद में प्रयुक्त शब्दावली पद्माकर की उस प्रतिभा की परिचायक है जिसमें वे नाद सौंदर्य के साथ साथ वर्ण विषय की गहन अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सफल हुए हैं। पद के अंतर्गत गंगा, यमुना, सरस्वती अर्थात त्रिवेणी की झलक दिखलाकर पद्माकर ने अपने सांस्कृतिक बोध का परिचय भी दे दिया है, और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अब हम पद्माकर का दूसरा जो पद है उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। भाल पे लाल गुलाल, गुलाल सो गहरी, गरे गजराल बेली। दोबारा सुन लीजिए पद को। भाल पे लाल गुलाल, गुलाल सो गहरी, गरे गजरा अल बेलो। यों बनी बानिक सो पद्माकर, आए जु खेलन फाग तो खेलो। पेक या छवि देखवे के लिए, मो बिंदती के झोरन झेलो। रावरे रंग रंगी अखियान में, ए बलवीर अवीर ने मेलो। अब हम इस पद्यांश की, इस पद्यावतरण की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर के कवित्वों या पद्माकर संकलन से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर ने नायक द्वारा गुलाल की झोली लेकर आने तथा फाग खेलने का सरस वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया है।
अब व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि नायक कृष्ण अपने ललाट पर लाल गुलाल लगाकर और गले में गुलाल की तरह लाल फूलों की सुंदर माला को धारण कर फाग खेलने आए गोपियों के बीच में। आगे पद्माकर कवि कहते हैं कि इस प्रकार की सुंदर रूप सज्जा करके कृष्ण फाग खेलने आए हैं तो खेलो। नायिका या गोपी नायक से कहती है कि फाग खेलना हो तो खेलो, परंतु मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे तुम्हारी इस छवि को अच्छी तरह से देखने दो, पहले निहारने दो। इसलिए अभी झोली के वैसे ही वहन करो, अर्थात कुछ ठहर कर ही गुलाल डालो, थोड़ी तसल्ली रखो, क्योंकि मेरी आंखें तो आपके रंग में रंगी है, प्रेम रंग में निमग्न है। इसलिए हे प्रिय कृष्ण, मेरी इन आँखों में तुम अबीर मत डालो, पहले मुझे निहार लेने दो, देख लेने दो। तो ये इसका पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक विश्लेषण, काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की आँखें तो प्रेम रंग में रंगी हुई है, उन्हें रूप का रस भी मिल रहा है, अतः ऐसी मस्त आँखों में अबीर डालकर उनके आनंद लाभ में बाधा मत डालो। नायिका के कथन का यही अभिप्राय है। और पद्यांश में फाग या गुलाल खेलने का वर्णन बहुत सरस और भावपूर्ण है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रेम केली की व्यंजना सहज में हुई है और सवैया छंद है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल, शुभोदर, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला तीसरा पद देखते हैं। फागुन में का गुण विचार न दिखाई देत, दोबारा सुन लीजिए। फागुन में का गुण विचार न दिखाई देत, ऐति बानी गाई उन कानन में नाई आऊ, कहे पद्म कर, कहे पद्मा कर हितु है जो हमारी, तो हमारे कहे वीर वह धाम लगे धाई आऊ, जोरी जो घरी है वाय वेदरद दुआरे तौन, होरी बेरे आगी की सुलू कनु ले आई, ले लाई आऊ, एरी इन नैनन के नीर में अवीर घोरी, बोरी पिचकारी चित चोर पे चलाई आऊ। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 100% व्याख्याएँ करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर के कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से चित्तचोर कृष्ण पर रंग भरी पिचकारी चलाने के लिए कहती है, साथ ही वह अपनी मनोव्यथा भी प्रकट करती है। बस इसी का ही इसमें चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर ने वर्णन किया है कि कोई गोपी या नायिका कहती है कि फाल्गुन मास में ऐसी कौन सी विशेषता है, विचार करने पर भी इसकी कोई खूबी नहीं दिखाई देती है, फिर भी रसिक लोग इसका गुणगान करते हैं फागुन के महीने का। हे सखी, इसकी विशेषताएं जिस तरह या जिन शब्दों में बखान की जाती है, उसे तुम प्रियतम कृष्ण के कानों में पहुंचाकर आ जाओ। पद्माकर कवि कहते हैं कि उस गोपी ने कहा कि यदि तुम हमारी इतनी हित चिंतक हो,
हित चाहने वाली हो तो हमारे कथानुसार उसी के निवास स्थान तक हमारी व्यवस्था सुनाने के लिए दौड़कर जाकर आ जाओ। उस प्रियतम से जिस समय हमने अपनत्व जोड़ा, उसी घड़ी हमने विरह दुख गले मढ़ लिया। इसलिए तुम उस प्रियतम के समीप जाकर होली की विरह अग्नि की लपटों में उसे जलाकर लौट आओ। ये सकी नेत्रों से बहने वाले जल में अबीर को घोलकर उसमें पिचकारी डुबोकर, अर्थात उसे पिचकारी में भरकर उस चित्सोर कृष्ण पर चलाकर लौट आओ। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका विशेष देखते हैं, इस पर टिप्पणी या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण, काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य को निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में फाल्गुन में फाग खेलने, सरस प्रेम मिलन का उत्सव मनाने तथा वसंत आगमन की उमंग उत्पन्न होने से इसे रसिकों ने श्रेष्ठ माना है। परंतु जिनके प्रियतम दूर रहे, प्रेम की लगन लगाने के बाद विरह अग्नि में जलने के लिए छोड़ दें, उन्हें कैसे प्रेम संदेश भेजा जावे, इसी बात का इसमें चिंतन व्यक्त हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। विप्रलंब श्रृंगार रस और मनहरण कवित छंद प्रयुक्त हुआ है। और पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अब अगला पद चौथा, कूलन में केलिन, कछानन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन, कलीन किल कंत है, कहे पद्माकर परागन में, पौन हूँ मैं पानन में, पिकन में, फलासन में पंगत है, द्वार में दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। अब हम वाक्यांश के 4 सोपान या व्याख्या के 4 जो सोपान होते हैं उसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर के कवित्वों से या पद्माकर संकलन से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद प्रकृति वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने ऋतुराज बसंत के मनोरम प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। इस पद में कवि ने सर्वत्र बिखरे हुए वसंत के भेवव का सुंदर और आकर्षक चित्रोपम वर्णन किया है। कवि पद्माकर प्रकृति वर्णन में वसंत ऋतु की सर्वत्र व्याप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि यमुना के किनारों में, समस्त क्रीड़ाओं में, मिट्टी की खानों में, समस्त कुंजों में, फूलों की क्यारियों में, बंद कलियों में तथा कलियों के चटकने की ध्वनि में भी वसंत का प्रभाव व्याप्त है। पद्माकर कवि कहते हैं कि फूलों के परागों में, बहती हुई सुगंधि से युक्त वायु में, पुहालों में, कपोलों में, फलासों में वसंत छाया हुआ है, अर्थात फैला हुआ है। उपयुक्त सभी वस्तुएं वसंत के मत से छकी हुई है। प्रत्येक द्वार को, समस्त दिशाओं को, सारी दुनिया को, सभी देशों को तथा दीपकों को वसंत प्रदीप्त कर रहा है।
सभी गलियों, ब्रज प्रदेश, नवेली स्त्रियों, सभी लताओं में, वन बाग आदि सभी स्थानों में वसंत की मस्ती छलक रही है। कहने का आशय यह है कि ब्रज प्रदेश के समस्त स्थानों, नगर निवासियों, पशु पक्षियों, वन और बागों में बसंत ऋतु छाई हुई है। अब हम जो चौथा सोपान है इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखते हैं पद्यांश का। प्रस्तुत पद्यांश में वसंत का जिन वस्तुओं पर प्रभाव दिखाया गया है उसमें अक्रमत्व दोष भले ही हो किंतु सौंदर्यानुभूति अवश्य विद्वान है। वसंत आगमन का विश्व के समस्त क्रिया व्यापारों पर प्रभाव बड़े कौशल से दर्शाया गया है। प्रकृति सौंदर्य का आलम्बन रूप में वर्णन किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास तथा यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश में अन्य रीतिवादी कवि आचार्यों की भांति वसंत ऋतु का सरस चित्रण किया गया है। वर्णन की स्थूलता उद्दीपन रूप में वस्तुओं पदार्थों की शाब्दिक योजना से दृश्य विधान सुंदर बन पड़ा है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि को भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।